So previously we finished our discussion up to the idea of the four quantum numbers. And just to recap and revise that, there was the principal quantum number, which we denoted as small n, which shows the number of the shell. Then there was azimuthal, which was L, that identifies the subshell. Then there was M, that was magnetic, which had 2L plus 1 values, which actually told you the number of orbitals. And then you had S, which in your NCERT is referred to as MS, which is spin of the electron, which was either plus half or minus half. यहाँ तक हमने देख लिया था already. ठीक है. And depending on the quantum numbers that are given to you, they might ask you various types of questions, जिसके फॉर्मेट भी हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, कि या तो वो ऐसा पूछेंगे कि भाई इनमें से कौन सा क्वांटम नंबर पॉसिबल है, कौन सा नहीं है, या फिर क्वांटम नंबर्स के एक सेट देंगे और पूछेंगे कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से शेल या कौन से सब शेल में आता है. सिंपल, उस तरह के क्वेश्चंस हमने देखे थे. अच्छा, शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिट्स, दैट्स द नेक्स्ट पार्ट. नाउ our discussion ended with the idea of Schrodinger's equation. When you solve the equation, you get the value of the wave function, obviously, and those values that you get will give you the quantum numbers. That was the last part of our discussion. अब यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि जो ऑर्बिटल वेव फंक्शन था, जो साई, इसकी हमने बात की थी, हैज नो फिजिकल मीनिंग. ये पार्ट लास्ट टाइम भी किया था, ये रिपीट हुआ. ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, इसको फिजिकल मीनिंग नहीं है. ये ऑलरेडी पहले भी एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी हुई. अच्छा, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल फंक्शन, है ना, एन एक्सप्रेशन. इट्स मैथमेटिकल फंक्शंस ऑफ व्हाट, ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन. मैंने क्या वर्ड यूज किया था इसके लिए? मैंने बोला था कि वो इलेक्ट्रॉन का एड्रेस बताता है ना, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पता बताता है, ऐसा बोला था मैंने. तो वही कोऑर्डिनेट से आपको क्या पता चलता है? पता ही, उसका एड्रेस मालूम पड़ता है. सो for different orbitals, plots of corresponding wave functions are as a function of r, that is the distance from the nucleus. ठीक है, means all these properties that we are going to judge, they depend on how far away the electron is from the nucleus. जैसे कि अगर हम ड्रॉ करें एक एटम को या उसके न्यूक्लियस को, तो हम ये कन्वीनियंटली बोल सकते हैं कि भाई न्यूक्लियस सेंटर में है और फिर एक शेल है. तो ये पहला शेल है समझो, ये सेकंड वाला है. तो सेकंड वाले के अंदर एक्चुअली ये हम बनाते एक सिंगल शेल है, बट रियलिटी में ऐसा होना चाहिए ना कि जो सेकंड शेल है उसमें S और P ऐसे अलग अलग है, बराबर. फिर S, P और D 1 2 3 है. फिर S, P, D और F है. तो 1 2 3 4 ऐसा है. तो जैसे जैसे हम बनाते जाएंगे उसका जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो बढ़ता जाएगा. ठीक है भाई. There was another guy, a German physicist named Max Born. He said, square of the wave function. Psi को श्रोडिंजर ने wave function बोला था. Born ने बोला psi square का value at a point gives the probability density of the electron at that point. यहाँ से हमको पता चला वो ऑर्बिटल जो हमने डिफाइन किया है कि भाई जहाँ पर probability of finding the electron is maximum. Right? The variation of psi square as a function of r for 1s and 2s is given here. जैसे यहाँ पे उन्होंने समझाया, देखते हैं एक बार. वो बोल रहा है r in नैनोमीटर और psi का वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल. अगर आप देखो यहाँ पे, this graph is not very easy to read. Simplified version is the more predictable the shape of the orbital is, the higher the possibility that you can pinpoint. जो uncertainty हमने बात की थी हाइजेनबर्ग, the more predictable the shape of the orbital is, the higher the probability of finding the electron in a given space. Again, the simplified version of it I'll give you. हम लोग ऐसा बोलते हैं कि S जो सबशेल है, S सबशेल, उसका एक ही ऑर्बिटल है, करेक्ट. P में कितने हमने 3, ये तो हमने कैलकुलेट भी किए थे. D में 5 और F में 7. तो S का जो एक है वो स्फेरिकल है. S का जो एक ऑर्बिटल है वो कैसा है? स्फेरिकल. मतलब इलेक्ट्रॉन इस पूरी जगह में, ये जो मैं शेड कर रहा हूं, इस पूरी जगह में कहीं भी मिल सकता है. तो चांसेस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज हायर.
लेकिन यही अगर मैं P की बात करूं, जैसे समझो ये 2s है, 2P किधर है? 2P ऐसा रहेगा ना, 1 2 और 3, 2P x Py Pz। मतलब अब इलेक्ट्रॉन स्फेरिकल रीजन में ऐसे नहीं मिल रहा आपको, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूं यहां नहीं मिल रहा, ये एरिया में इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन में नहीं मिलेगा, ये एरिया 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 में नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? उन डिफाइंड पाथवेज में ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो उस डिफाइंड पाथवे में तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, नानी है, बट ओवरऑल क्या हो रहा है, जो एरिया हमको ढूंढने के लिए मिल रहा है वो कम होता जा रहा है। इट्स अ नैरोअर एरिया दैट वी आर गेटिंग। जैसे जैसे स्फीयर से डंबल में आ गया शेप, इसको हम लोग डंबल शेप बोलते हैं बाय द वे, ठीक है, उसके ऊपर आएंगे अभी। सो ही सेड वेरिएशन ऑफ साई स्क्वायर इज अ फंक्शन ऑफ आर, ऑब्वियसली। For 1s, density is maximum at the nucleus, decreases sharply as you move away from it. इसका मतलब कि 1s is very very close to the nucleus, so the electron is also extremely close to the nucleus. For 2s, the probability decreases sharply to 0 and again starts increasing. डंबल शेप है ना, तो ऐसे ये ऐसा है, तो ये पॉइंट पे 0 आ जाएगा, फिर वापस बढ़ेगा, है ना? तो ऑल दिस इज अगेन, दीज आर व्हाट, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, दे डोंट होल्ड एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस एज सच, बट one important definition or the one term that they have introduced on this basis is nodal surface or nodes. The probability of the density of electron is 0 at the nodes. Ns orbital has n-1 nodes. Extremely important line from NCERT. Directly इसके ऊपर बहुत बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सपोज मतलब कि अगर समझो मैं 2s ऑर्बिटल बोलूंगा तो एक नोड है उसको, क्यों? क्योंकि ns has n-1, समझो ns has n-1। तो आपको कोई पूछे कि अच्छा बताओ 4s ऑर्बिटल, 4s सबशेल का एक ही ऑर्बिटल है ना, तो 4s सबशेल के ऑर्बिटल में कितने नोड्स हैं? तो आप बोलोगे 3 नोड्स हैं। कितने बोलोगे? 3। एकदम सिंपल। तो ns में n-1 nodes. What are nodes? Where the probability of finding the electron almost becomes 0. अब बोलोगे सर ये तो थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि ये बच्चों को आयरॉनिकल लगता है और शायद आपको भी लगेगा। बोलोगे सर आपने तो पूरे के पूरे ऑर्बिटल को ही बोला where the probability of finding the electron is maximum, तो अभी आप उसमें 0 कहाँ से लेके आए? ओवरऑल ऑर्बिटल में मैक्सिमम है, मतलब विद इन द एटम ओवरऑल ऑर्बिटल में मैक्सिमम। समझे कि एटम में कहाँ मिलेगा? ऑर्बिटल में, वहां पे मैक्सिमम। बट विद इन द ऑर्बिटल ऑल्सो इज इट इक्वल थ्रू आउट द ऑर्बिटल? नो, ये इंपॉर्टेंट है समझ, ठीक है? तो एटम के अंदर कहाँ मिलेगा? सर इस ऑर्बिटल में मिलेगा, इस ऑर्बिटल में मिलेगा, या इस ऑर्बिटल में मिलेगा। ठीक है, अब एक ऑर्बिटल उठा के लेके आओ। अच्छा, इस पूरे जिगजैग में, इस पूरे इसमें क्या हर जगह इक्वल मिलेगा? नहीं सर, ये नोड पे कम है और बाकी सब जगह ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। सो विद इन द ऑर्बिटल ऑल्सो दैट चेंज एग्जिस्ट्स। बात समझ में आई? सिर्फ एस के लिए, करेक्ट, ये एस के लिए। अच्छा सो इन्होंने जो मैंने अभी लिखा था वही वापस बताया कि भाई 2s के लिए एक नोड है, 3s के लिए 2 नोड है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम लोग क्लाउड डायग्राम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डायग्राम के बारे में भी के माध्यम से, के मीडियम से भी स्टडी कर सकते हैं। टू स्टडी द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वी ड्रॉ समथिंग कॉल्ड एज द क्लाउड डायग्राम्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी किस एरिया में कितनी है उसको स्टडी करने के लिए वी प्लॉट डायग्राम्स। कैसे? लेट्स सी। ये थोड़ा सा हाई फाई है ये कॉन्सेप्ट जो है, तो इसको आज थोड़ा सा
टाइम लेके आराम से डिटेल में डिस्कस करते हैं। बाउंड्री एक फ्री बॉडी डायग्राम होता है, फिजिक्स में शायद बनाया होगा, जैसे फिजिक्स में आप लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो, वैसे यहां पर एक बाउंड्री सरफेस डायग्राम होता है। क्या है, लेट्स सी। ये देखो यहां पे जो ये इन्होंने बनाया हुआ ना, ये वाला सेकंड वाला P, दैट इज कॉल्ड द बाउंड्री सरफेस डायग्राम। यानी कि इट जस्ट शोज द एक्सटेंट ऑफ द ऑर्बिटल, ठीक है, एक्सटेंट ऑफ द ऑर्बिटल। तो जैसे 1s का, हाँ, उनका शेप बोल सकते हो या उनका एक्सटेंट। शेप तो चलो स्फेरिकल है, शेप तो स्फेरिकल है मालूम है। कौन सा शेडिंग बेटा? नहीं, दिस इज जस्ट टू शो, ये तो 3D इफेक्ट ऐसे ही। ये जो सेंटर में ये वाइट ये जो है ना, ये तो ऐसे ही 3D इफेक्ट है, इसका कोई ये नहीं है। हाँ, यहाँ पर जो ऊपर वाला है उसमें देखो आपको सेंटर में डेंस ज्यादा मिलेगा और बाहर थोड़ा कम होता हुआ दिखेगा, है ना, ऐसा है। अच्छा, 2s में देखना बहुत मस्त है, ये 1s है और ये 2s है और बीच में आपको खाली जगह मिलेगी, समझे? क्योंकि the reality is like this ना, if this is the nucleus, if this is 1s and this is 2s, so then this is and this is 2p, ऐसा। तो s एक्चुअली ज्यादा एक्सटेंट कवर कर रहा है, s का एक इलेक्ट्रॉन को पूरा उस स्फीयर में घूमने को मौका मिल रहा है, समझे? जबकि p के 6 इलेक्ट्रॉन है तो वो भी कम एरिया में घूम रहे, समझे? तो p के 6 इलेक्ट्रॉन उस लिमिटेड एक्सेस में घूम रहे हैं, जबकि s का एक अकेला इलेक्ट्रॉन उतने बड़े रेडियस के स्फीयर में घूम सकता है, समझे बात को? अच्छा, इसमें एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट निकल के आता है, जो मैंने अभी बताया उस बात पे एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट निकल के आता है कि अगर s को ज्यादा टाइम मिल रहा है, ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा एरिया मिल रहा है घूमने के लिए, तो उसका जो एनर्जी है वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है। ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब वो ज्यादा स्टेबल है और उसकी ओवरऑल एनर्जी कम है। तो 2s की एनर्जी 2p से कम है, ये तो हमको मालूम है, बिकॉज इट्स नॉट कंस्ट्रिक्टेड टू अ कन्फाइंड एरिया। बात समझ में आई? अच्छा, सो बाउंड्री सरफेस डायग्राम्स इज अ शेप का बेसिकली एक आउटलाइन बोल सकते हैं, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर? अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैक्स बॉर्न ने कहा था मैग्नीट्यूड ऑफ साई स्क्वायर इज अ प्रोबेबिलिटी। In principle, many such surfaces are possible. However, we consider one fixed shape for one fixed type of orbital. Again, theoretical and consideration is different. For a given orbital, boundary surface diagram of constant probability density is taken to be a good representation. और उसमें probability of finding the electron is very high, for example up to 90%, means the accuracy of the diagram is not 100%, but we just draw the most accurate representation of it, right? हाँ, इतना करने के बाद भी गारंटी नहीं, 100% नहीं है। और एनसीईआरटी में ब्यूटीफुली ये चीज एक्सप्रेस की गई है, देखो, one may ask a question, why do we not draw a boundary surface diagram with the probability of finding 100%? जो आपके दिमाग में, जो हमारे दिमाग में, वो वहां पे उन्होंने लिखा है, जो बहुत अच्छा लिखा है कि भाई 100% क्यों नहीं? So the answer to this question is that the probability density has always some value, जितना भी small, however small it may be, at a finite distance from the nucleus. It is therefore not possible to draw a boundary surface diagram of rigid size. Rigid का मतलब fixed. Here rigid does not mean the physics वाला rigid मतलब physics में rigid और flexible,
कड़क बेसिकली रिजिड मतलब कड़क, जो बेंड नहीं होता। हाँ, यहाँ पर भी लगभग सेम मीनिंग है। रिजिड का मतलब यहाँ पे कि भाई जिसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं हो सकता, एंड बिकॉज दैट मार्जिन फॉर एरर यू हैव टू कंसिडर, राइट, जहाँ पर 100% एक्यूरेसी से आप नहीं बता पाओगे। और वैसे भी हाइजेनबर्ग ने तो बोल ही दिया था कि भाई उसकी पोजीशन आप कभी भी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से तो नहीं बता पाओगे, है ना। सो द आइडिया इज दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। इन अ 2-dimensional पिक्चर द स्फीयर लुक्स लाइक अ सर्कल। In a 2-dimensional picture, the sphere looks like a circle. But imagine if I do this, हाँ, ध्यान से देखना। समझे? अगर मैं इसको एक आउटलाइन बना के दूं आपको, या इसको एक आउटलाइन बना के दूं, यू विल रियलाइज कि दैट एंटायर एरिया कभी भी कवर नहीं होता। अब पी में तो एंटायर एरिया कवर होता ही नहीं, ये तो मालूम है अपने को। ये पी एक्स है, पी वाई है, पी जेड है ना। हाँ, अभी एस में अपन बनाते हैं पूरा परफेक्ट सर्कल, बट अगेन एज आई सेड दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन। we draw a full perfect circle, but it looks so beautiful with the red outline. It is just a representation and nothing else, है ना। So it is just a representation, but in reality the probability is only 90%. Also, one more thing to note here is that size of the s orbital increases with increase in number. Obviously 4s is bigger than 3s, which is bigger than 2s, which is bigger than 1s. So the electron is pushed away, more and more away from the nucleus. Obviously, जितना बड़ा s, अभी हम लोग सिर्फ s के लिए ही ये रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, 1s 2s 3s 4s है, सभी स्फीयर सभी कॉन्सेंट्रिक स्फीयर की तरह होंगे, बट 4s वाला इलेक्ट्रॉन भले ही वो s में है, भले ही वो s में ही है, स्फीयर में ही है, बट उसके स्फीयर का जो घूमने का रेडियस है वो कई गुना ज़्यादा होगा कई गुना ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू 1s 2s एंड 3s। अब बोलोगे हाँ बरोबर है। अब सिमिलरली उन्होंने बाउंड्री सरफेस डायग्राम इसके लिए दिए तो पी के लिए, पर हम लोग इन डायग्राम्स को कुछ लेना देना हमारा नहीं है, हम उनको डम्बल्स के रिप्रेजेंटेशन में बनाते हैं। हम लोग ऐसे ऐसे और ऐसे बनाते हैं, ठीक है। जबकि यहाँ पर जो उन्होंने दिया हुआ है वो एक बेसिक यू कैन से, but एक actually kind of a 3-dimensional representation है। They've tried to express it in a 3-dimensional form कि इस तरह का दिखेगा। और फाइन, ठीक है। P subshell के orbitals are not spherical obviously. Instead, they have two sections called lobes, and their plane passes through the nucleus. We know this. 0 on the plane where the two lobes touch each other. वो ऑलरेडी किया हमने, उसको क्या बोला था हमने, नोड बोला था, करेक्ट। हमने क्या बोला था, नोड, ठीक है। तो जिधर ये डंबल और डंबल मिलते हैं उसको हमने नोड बोला। हमने बायोलॉजी में इसको क्रोमोसोम को भी कुछ इसी तरह से बनाया है, इफ यू रिमेंबर। हम जब क्रोमोसोम्स को भी ऐसे ही बनाते हैं ना बायो में, और उसमें जो नोड यहाँ पर है वो वहाँ पे क्या है, सेंट्रोमियर। वेरी गुड, वहाँ पे सेंट्रोमियर, ठीक है, वाह। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, फॉर अ पी सबशेल अगर मैं बोलूं तो एनर्जी ऑफ द 3 ऑर्बिटल्स, द शेप एंड द साइज आर आइडेंटिकल। व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड? दिस इज कॉल्ड द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। क्या बोलते हैं इसको? यस, डिजेनरेट प्रॉपर्टी या डिजेनरेट ऑर्बिटल्स। मतलब कि पी सबशेल के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं वो तीनों शेप में, साइज में, एनर्जी में एग्जैक्टली इक्वल हैं। Px इज इक्वल टू Py विच इज इक्वल टू Pz। कोई भी फर्क नहीं है।
तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं डीजेनरेट। जैसे हम लोगों ने जेनेटिक कोड में, अगेन बायोलॉजी का रेफरेंस देता हूँ, जेनेटिक कोड में पढ़ा था कि इट इज डीजेनरेट। वैसे यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का मतलब कि ऑल हैव इक्वल एनर्जी। अच्छा, ये अभी मैं बोल तो रहा हूँ कि ऑल हैव इक्वल एनर्जी, डी में क्या होगा, 5 ऑर्बिटल्स, पांचों की इक्वल एनर्जी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, यस। बट कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में थोड़ा सा उसको हम लोग आगे जाके कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, तो अभी से बता देता हूँ। करेक्ट, हाँ। तो जब एनर्जी को मैं इक्वल मान के चल रहा हूं तो मैं उसको डीजेनरेसी कहूंगा। क्या कहूंगा? डीजेनरेसी, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है। ऑल्सो इट हैज टू बी अंडरस्टूड that there is no simple relation between the values of m, that is -1, 0 and +1, and the x, y and z directions. Now this is something that confuses a lot of people. Let me be very very clear on this. ठीक है, let me clarify. I have stated very clearly before कि हाँ भाई, m takes up values from -l to 0 to +l. Yes, have I stated that before? है ना? So I have said, let's say for p subshell, for p subshell I will say it is -1 to 0 to +1. तो मैंने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया था, और यहां पर उन्होंने बोला अच्छा इसको x बोल दो, इसको y बोल दो, इसको z, मतलब एक्सिस px, py, pz। बट रियलिटी में जो लोग मैथ्स पढ़ते हैं उनको ये पता है कि मेरे लिए कोई ऐसा कंपल्शन नहीं कि मैं इसको x बोलूँ, इसको y बोलूँ, इसको z बोलूँ, जरूरी नहीं है। हाँ, तो मैं इसको z, इसको x और इसको y भी बता सकता हूँ, क्यों नहीं? मतलब मैं वहां पे कोने पे ऊपर यहां खड़े रह के ऑब्जर्व कर रहा हूं, मेरा एक्स एक्सिस यहां से चालू हो रहा है, तुमको क्या, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए ना। तुम ऐसे देख रहे हो तो मैं बोलूंगा ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, बरोबर। अभी ऐसे देख रहे हो, अभी ऐसे देखो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। अभी ऐसे देख रहे हो तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो रियलिटी इज दिस कि हम लोग -1, 0 और +1 लिखते हैं, दैट इज जस्ट एन अगेन दैट इज टू एक्सप्रेस कि हाँ ये 3 पॉसिबल वैल्यूज है। बट ऐसा कंपल्शन है क्या कि कोई आपको पूछे अच्छा px वाले का तो मैं -1 ही बोलूंगा? ऐसा नहीं है भाई। दैट इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू क्लैरिफाई फ्रॉम दिस सेंटेंस, एंड आई होप इट इज नाउ क्लियर. It is understood that there is no simple correlation between the values of m, that is -1, 0 and +1, and the x, y and z axis. It is sufficient for us to remember. बहुत छोटी छोटी चीजें एनसीईआरटी में ये लास्ट क्लास में बहुत अच्छी प्यार से दी हुई है उन्होंने, बहुत छोटी छोटी चीजें. It is sufficient for us to remember that because there are 3 possible values. अभी मैंने ये सेम सेंटेंस कहा कि भाई इतना याद रखो कि 3 वैल्यूज है, बस वो 3 वैल्यू किसकी है वो हमको याद आ, फर्क नहीं पड़ना चाहिए. 3 p ऑर्बिटल्स whose axes are mutual perpendicular. बस 3 वैल्यू है तो 3 p ऑर्बिटल है. किसकी कौन सी वैल्यू है इससे मतलब नहीं है. बात समझ में आ गई? ओके, चलो ठीक है. जैसे कि P, जैसे S सब शेल में हो रहा था वैसे ही P में भी है कि भाई 4p का एनर्जी इज ग्रेटर देन 3p विच इज ग्रेटर देन 2p, सो ऑन एंड सो फोर्थ. The number of nodes for P subshell is given as n minus 2. देखो, number of nodes number of nodes for P subshell. So for S number of nodes was, अरे ये डायमंड कहाँ से बन गया यार? अरे so for S number of nodes is equal to n minus 1 for ns. For np it is n minus, ठीक है. For d orbital there are 5 values of m and therefore there are 5 d orbitals. Boundary surface diagrams are given like this. Now this is very interesting.
It is given the diagrammatic representation. How do we draw? How do we draw it? Check. How do we draw it? We draw it with respect to 45-degree angulation to the axis. ध्यान से देखना. डी है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता. ध्यान से देखना. पहले ये समझो कि डी का नेमिंग कैसा है. बहुत नेमिंग ही पेचीदा है. डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. नाउ मैनी पीपल रीड इट एज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. दैट इज ऑल्सो फाइन. इट इज अप टू यू हाउ यू वॉन्ट टू रीड इट, बट इज एक्चुअली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. ठीक है, फिर से देखो. एक्स वाई, एक्स जेड, वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर. And z square. And how do you draw these? Okay, how do you draw these? This is important to understand. Drawing the 5 orbitals of d subshell. तो अब समझो क्या बात है. आप समझो मेरे पास ये एक्स वाई जेड एक्सिस है ना. अब मैं कहता हूं कि ठीक है, यहां पर मुझे ड्रॉ करना था क्या बोलते हैं डी सबशेल का. अरे मुझे ड्रॉ करना था डी सबशेल का एक एक्स वाई. तो मैं इसको एक्स बोलता हूँ, इसको वाई बोलता हूँ. ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. एक्स वाई बोल दिया मैंने, तो इसके ना 4 लोब्स होंगे, 2 एक्स के 2 वाई के, बट दे विल बी बिटवीन एक्स एंड वाई. समझे? दे विल नॉट बी अलॉन्ग एक्स एंड वाई. दे विल नॉट बी अलॉन्ग एक्स एंड वाई, दे विल बी बिटवीन एक्स एंड वाई. They will be between x and y at 45 degree to the actual axis. ये रहा y axis, ये रहा x axis, और ये दोनों कहाँ है? ये y और x axis के बीच में इधर है. आई होप बात समझ में आ गई है ना. तो x y बोला तो एग्जैक्टली बिटवीन x एंड y. डी एक्स वाई बोला तो बिटवीन x एंड y. ठीक है. डी वाई जेड बोला तो बिटवीन y एंड z. डी एक्स जेड बोला तो बिटवीन x एंड z. तो 3 यहीं पे कवर हो गए. बोलो हाँ कि ना. x और y, y और z, x और z, 3 यहां पे कवर हो. चौथा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो मैंने कहा बहुत सारे लोग इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी बोलते हैं. अब यहां पर क्या फंडा है, ध्यान से देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क करके रखेंगे. क्योंकि हाँ, ये वाला है अलोंग द एक्सिस. एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि ये 2 जो लोब्स है वो वाई के अलोंग है, और 2 जो लोब्स है वो एक्स के अलोंग है. दे आर अलोंग द एक्सिस. ये एक्स है, ये वाई. ठीक है. अच्छा, इसका शेप क्या है ये चारों का? तो ये 1 डंबल, ये 2 डंबल, तो हम इसको क्या बोलते हैं? डबल डंबल शेप बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डबल डंबल शेप. पर लास्ट में जो आता है वो सबसे यूनिक है. लास्ट में जो आता है वो सबसे यूनिक है. दैट इज जेड स्क्वायर. व्हाट इज द शेप? इट इज कॉल्ड द डोनट शेप्ड. है ना, मेदू वड़ा. अपना डोनट बोले तो मेदू वड़ा, इंडियन. तो यहां पे वो बोलता है कि भाई इसको z मान ले. समझो ये y था फॉर एग्जांपल. ठीक है, इसको z मान ले. एक को x, इसको y, जो भी है. रिप्रेजेंटेशन के लिए मैंने इसको z मान लिया. और 2 लोब तो ऐसे हो गए.
2 लोब ऐसे हो गए, ठीक है। अब बचा एक लोब, ना वो अलोंग y जाएगा ना वो अलोंग z जाएगा, क्योंकि ना, हाँ एक पूरा, हाँ 2 लोब बचे ना, सॉरी 2 लोब मतलब एक डंबल, एक ऑर्बिटल बचा पूरा। और वो क्या करता है, वो अपने आप को रीअरेंज करता है इसके अराउंड इन द फॉर्म ऑफ अ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। समझे बात को? तो ये रहा ऐसा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और जो दूसरा वो लोब है इस केस में, मतलब एक अलोंग द z है और दूसरा उसी z के आजू बाजू घूम रहा है, तो कैसा हुआ, z स्क्वायर। कैसा हो गया, z स्क्वायर। और ये इंपॉर्टेंट है, ये यूनिक शेप है इसका। ये देखो, ये जो मैंने अभी रिप्रेजेंटेशन बनाया डायग्रामेटिकली वो ऐसा दिखता है, देखो। हाँ, उसको सच में डोनट शेप बोलते हैं। इन रियलिटी द ऑफिशियल नेम इज डोनट शेप्ड, ठीक है। अगर आपको मैं ये जूम करके दिखाऊं तो दिखेगा, देखो, यू कैन अप्रिशिएट। जो मैंने डायग्राम बनाया था वो तो 2D था, ये अगर आप ऐसे देखें तो बहुत प्यारा दिख रहा है इसमें, कि आपको ये पूरी रिंग दिखेगी, बीच में एक होल है और उसके थ्रू एक z का लोब जा रहा है। बहुत ही प्यारा डायग्राम, और इसको हम लोग डोनट बोलते हैं, और बाकी सबको हम डबल डम्बल कहते हैं। अगेन हियर द आइडिया इज दैट यू आर टोल्ड इनिशियली कि हाँ ये 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट है, जो ट्रू भी है। ये पांचों हर रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल है, साइज, शेप, एनर्जी सब में आइडेंटिकल है, मतलब वो डीजेनरेट है। पर जब कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इनकी तरफ अटैक नहीं बोल सकते, इनकी तरफ आने के लिए वो आएगा, क्या बोलते हैं, लाइगेंड आएगा। इनसे बॉन्ड करने के लिए जब लाइगेंड आएगा तब एनर्जी में डिफरेंस आएगा, तब ये पांचों अलग अलग हो जाएंगे। एनर्जी के केस में दे विल स्प्लिट, और इसीलिए हम लोग क्रिस्टल फील्ड थियरी कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कहते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। अच्छा, तो 5 डेसिग्नेटेड ऑर्बिटल dxy, dyz, dxz, dx2yz, dz2, ठीक है। फर्स्ट 4 का शेप एक जैसा है, जैसे मैंने ऑलरेडी कह दिया, क्या है शेप, डबल डम्बल है। z स्क्वायर का शेप एकदम अलग है। ऑल 5 आर इक्विवेलेंट इन एनर्जी, सब चीज मैंने बोल दी, डीजेनरेट है। अच्छा, रेडियल नोड्स, इसमें रेडियल नोड्स एंड न्यूक्लियर प्लेन, ठीक है, ये ध्यान से देखना। Besides the radial nodes, that is probability density function is 0. The probability density function for NP and ND are also 0 at the planes passing through the nucleus, that is origin. ठीक है. For example, in case of PZ, XY is nodal plane. जब PZ ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं, क्या P, जब PZ है तो पूरा का पूरा लोब अलोंग Z है, तो X पे कहीं नहीं टच हुआ, Y पे कहीं नहीं टच हुआ, तो X और Y पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या थी, 0 ही था। मिनिमम बोले तो लगभग 0 ही समझ लो। अब द ब्यूटी इज हियर कि ये इस नोड पे तो 0 ही थी, पूरे X पे 0 थी, पूरे Y पे भी 0 थी। सो फॉर PZ, PXY, PX and PY are 0 plus its node is 0, हाँ कि ना, क्लियर। उसका खुद का जो नोड है वो भी 0, और PX और जो X और Y प्लेन है वो भी 0, ठीक है। So in case of PZ, XY is also regarded as a nodal plane. In case of DXY, खुद से जज करो, dxy है, अगर dxy है तो yz और zx दोनों नोडल प्लेन, सीधी बात है। हाँ, तो आप बोलोगे हाँ बरोबर है। सो इन केस ऑफ dxy देयर आर 2 नोडल प्लेन्स ना, q, xy और z, and these are named as the angular nodes, and the number of angular nodes are given by L
That is one angular node for p orbitals, 2 for d orbitals, so on and so forth. तो अगर आपको कोई पूछे अब नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, क्या पूछेगा? नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ L. So for S, P, T, F, it will be 0, 1, 2 and 3. Check. ठीक है, 1 for P, 2 for D and so on. 0 for S. ठीक है, आप बोलोगे ओके. एंड फाइनल लाइन अबाउट नोड्स. टोटल नोड्स आर गिवन बाय n-1, ये हमने ऑलरेडी देख लिया. सम ऑफ एंगुलर नोड्स, दैट इज sum of angular nodes, that is L, and n minus L minus 1 is the radial nodes. तो अगर मैं इस पूरे चीज को समराइज करूं, पूरे चीज को अभी समराइज करना चाहूं, सो नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल, करेक्ट, ऐसे लिख सकता हूं. क्या है नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स? चेक. नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स है L, तो यहाँ पे है L. नंबर ऑफ रेडियल नोड्स क्या है? n माइनस L माइनस 1. सो L प्लस n माइनस L माइनस 1, सो टोटल विल बी n माइनस 1. ठीक है, ये सिंप्लीफाइड वर्जन है, सिंप्लीफाइड समरी है ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स. सो हमने ये देख लिए नोड्स, रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स एंड टोटल. अगर इसके ऊपर कोई ज्यादा एज सच क्वेश्चन आते नहीं है टू बी ऑनेस्ट, और आ भी गया तो कोई नहीं, वो लोग सिर्फ आपको एक ये देंगे, क्या बोलते हैं, रेडीमेड एक ऑर्बिटल, जैसे 3D का पूछ लिया या 2p का पूछ लिया वगैरह. ठीक है, तो ये टोटल और n-l-1 और ये L जो है आपका एंगुलर नोड्स हो गए. अभी एनर्जी की बात करते हैं. तो एनर्जी का डिस्कशन ऑलरेडी हो चुका है, हमने एक इक्वेशन भी लिखा था एनर्जी का. एनर्जी का इक्वेशन क्या था? E of the nth orbital will be minus 2.18 into 10 raised to minus 18 और फिर 1 upon ni square minus nf square, है ना, इनिशियल एंड फाइनल ऑर्बिटल का रेसिप्रोकल स्क्वायर. तो एनर्जी का कॉन्सेप्ट तो वहां पे था, नो डाउट, बट यहां पर वो क्या बताना चाह रहे हैं, अब ध्यान से सुनो. वो एनर्जी का कॉन्सेप्ट किसके हिसाब से था? वो प्लैंक्स थियरी के हिसाब से था ना, कि भाई क्वांटा में, पैकेट्स में एनर्जी आई और इतनी एनर्जी का मल्टीपल्स है. ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. बोलोगे हाँ सही है, पर अब ये बोल रहा है कि अच्छा उसका डिस्क्रिप्शन विद रिस्पेक्ट टू इट्स शेप, इट्स लोकेशन, यानी कि क्वांटम मैकेनिकल थियरी जो हमने बोली उसके हिसाब से थोड़ा वो समझा रहा है. तो वो ये बोलता है, अब देखो वो बोलेगा सेम चीज कि थोड़ी अलग भाषा में. जो ऑफबोर्न ने बोला था वही बोलेगा वो, क्या कि भाई 1s 2s से थोड़ा कम है, 2s और 2p लगभग इक्वल है, लगभग. ठीक है, 3s 3p लगभग इक्वल है 3d, 4s 4p 4d. अब वो ये बोल रहा है ऐसा क्यों? उसका कहना ये है कि सेकेंड शेल के सब ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले, थर्ड शेल के सब ऑर्बिटल इक्वल एनर्जी वाले, फोर्थ शेल के सब ऑर्बिटल देख रहे हो इक्वल एनर्जी वाले, ऐसा उसने बोला. और इसीलिए इसको वर्ड क्या यूज किया जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, इंट्रोड्यूस कर चुका हूं. उसने बोला इक्वल एनर्जी बोले तो देखो डीजेनरेट, मैं ऑलरेडी ये वर्ड इंट्रोड्यूस कर चुका हूं. अच्छा, इन हाइड्रोजन, अगेन दिस वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर, इन हाइड्रोजन 1s विल बी ग्राउंड स्टेट. इनफैक्ट आपने मुझे पूछा भी था कि फॉर एन इलेक्ट्रॉन विच इज इन 2s, उसके लिए 2s ग्राउंड स्टेट है कि 1s? तो जो जहां पे ओरिजिनली था वही उसका ग्राउंड स्टेट है ना. अगर वो इलेक्ट्रॉन हायर में गया, यानी 2s 2p वगैरह में गया इन अ हाइड्रोजन एटम, इट इज इन एक्साइटेड स्टेट. नाउ हियर इज द बिगेस्ट
कंफ्यूजिंग पार्ट फॉर अ स्टूडेंट. हम लोग सर ये क्या बकवास लाइन लिखी है, 2s और 2p इन अ हाइड्रोजन एटम, ऐसा कैसे हो सकता है? Theoretical representation. Hydrogen does not have a 2s or 2p. Everybody knows that. What do you think? जिसने एनसीईआरटी लिखी उसको मालूम नहीं है? उसको मालूम है कि हाँ भाई हाइड्रोजन में नहीं होता है 2s और 2p. तो वो कहना क्या चाह रहा है? वो ये कहना चाह रहा है कि हमने ये तो शुरुआत में कह दिया ना कि भाई ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है. तो अगर हाइड्रोजन में 2s 2p होता और इलेक्ट्रॉन उसमें जाता तो वो एक्साइटेड स्टेट कहलाता. समझे बात को? तो ये तो हम मैथमेटिकली बता रहे हैं, ऐसा बोल रहा. ठीक है भाई, मान लिया, आपने बताया, हमने मान लिया. एनर्जी लेवल डायग्राम्स, तो अकॉर्डिंग टू अगर इसमें हम ये देखें तो 1s 2s 2p सेम लेवल पे होने चाहिए, 3s 3p सेम लेवल पे होने चाहिए. पर इन रियलिटी ऐसा होता है क्या? चेक करो. नहीं. इनफैक्ट ये तो हमने ऑफ बो प्रिंसिपल में ये देखा हुआ है कि ये एक्सेप्शन है 4s और 3d. 4s इज एक्चुअली एट अ लोअर लेवल दैन 3d. एवरीवन नोस दिस. ऑफ बो प्रिंसिपल में इसके ऊपर काफी एक्सटेंसिवली बात हो चुकी है. ठीक है. वो क्या कह रहा है? दिस बी पार्ट, दिस इज फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड दिस ए पार्ट इज फॉर हाइड्रोजन. अगेन हाइपोथेटिकल है ना, क्योंकि हाइड्रोजन में तो 1s ही है, बाकी सबका क्या. तो उनका ये एक्सप्रेशन था कि अगर हाइड्रोजन में सेकेंड थर्ड फोर्थ शेल होती तो सब इक्वल एनर्जी वाले होते. बात अभी गई, क्रिस्टल क्लियर हुई कि नहीं हुई दिमाग में? और वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, so energy of an electron in a multi-electron atom depends on quantum number, that is the shell, principal quantum number, that is the shell, and on azimuthal quantum number, that is the subshell, of course. And within a given principal quantum number, मतलब within given shell, SPDF का order of energy ऐसा ऐसा बढ़ते रहता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फोर्थ शेल की बात करूँ, चलो लेट्स से फोर्थ शेल की बात करूँ, तो 4s की एनर्जी 4p से थोड़ी कम है, उसकी 4d से थोड़ी कम है, उसकी 4f से थोड़ी कम है. बरोबर? वो अलग बात है कि 6s की भी 4f से कम है, वो अलग बात है. बट विद इन द फोर्थ में कंपेयर करो. ये ध्यान से देखना, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं. मैं यहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं बता रहा, मैं आपको यहाँ पे एनर्जी का लेवल बता रहा हूँ. बात समझ में आ रही है? मैं कह रहा हूं कि 4s की एनर्जी 4p से कम है, उसकी 4d से कम है, उसकी 4f से कम है. बोलोगे हाँ सर सही तो बोल रहे हो. 4f की एनर्जी 6s से भी ज्यादा है, वो एक अलग मुद्दा है. पहले 6s भरता है, बाद में 4f भरता है. करेक्ट? सो दिस इज व्हाट दे हैव ट्राइड टू एक्सप्लेन हियर. अभी समझ में आ गया. अच्छा, जितना ज्यादा आप हायर लेवल में जाओगे उतना डिफरेंस भी, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो भी बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल 4s और 3d, 6s और 5d, 4f और 6p, जैसे मैंने कहा ऑलरेडी, ये डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखने लगेगा, और इसीलिए ऑफ बो प्रिंसिपल की ज़रूरत थी हमको. Why this difference of energy exists? Again, MCQ question, very popular. The reason for having the different energies is the mutual repulsion among the electrons in multi-electron atoms. अगर हम हाइड्रोजन को एक स्टैंडर्ड मान के चलते तो ओनली इलेक्ट्रिकल इंटरेक्शन क्या था? एक इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस, एक प्रोटॉन था न्यूक्लियस के अंदर, उसको लेकर ही बस इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन था. मल्टी सिस्टम तो था ही नहीं. बराबर है? But for a multi-electron system, there is total attractive interactions, then there are repulsive interactions. कैसे? For a multi-electron system, electrons nucleus की तरफ attracted है और आपस में एक दूसरे से repelled भी हैं. तो that attractive force has to balance out the repulsive force. नहीं तो क्या होगा? Boom, unstable. मतलब boom मतलब not blast, but
इलेक्ट्रॉन्स विल बी थ्रोन आउट और प्रोटॉन्स विल बी थ्रोन आउट, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के साथ होता है। अब हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि लेड जो है नंबर 82 Pb उसके ऊपर गया तो रेडियो एक्टिविटी चालू हो जाती है दिखनी, क्यों बोलते हैं ऐसा? अब समझ में आएगा। क्योंकि न्यूक्लियस की साइज, न्यूक्लियस की औकात 82 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा रखने की है ही नहीं। 82 से ज्यादा हुआ तो वो बाहर फेंकना चालू करेगा, तो वो बाहर फेंकना चालू करेगा, और वो बाहर फेंकने को ही तो आप रेडियो एक्टिविटी बोलते हो कि भाई हाँ ये बॉम्बार्ड कर रहा है, ये अल्फा रेस छोड़ रहा है, ये बीटा रेस छोड़ रहा है। इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है तो बोलते हो बीटा रेस छोड़ रहा है। वो हीलियम न्यूक्लियस यानी कि 2 प्रोटॉन 4 प्रोटॉन वाला वो फेंक रहा है बाहर, तो आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है कि नहीं? सो इसका मतलब कि स्टेबिलिटी ऑब्वियसली विल डिपेंड ऑन द attractive as well as the repulsive interactions, and that is obvious, that is a common sense wala thing. In general repulsive interaction of electrons are more important. जितना ज़्यादा रिपल्शन होगा उतनी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, क्योंकि ये तो गिवन है कि भाई इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में अट्रैक्शन तो है ही, तो डिसाइडिंग फैक्टर है कि भाई आपस के इलेक्ट्रॉन में कितना रिपल्शन है, वो डिसाइडिंग फैक्टर है। इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग Z इफेक्टिव बोलते हैं, दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। Screening or shielding of the outer shell of electrons from the nucleus by the inner shell electrons. The easiest way to remember screening or shielding is like a छतरी। जैसे छतरी आपको धूप से या बारिश से बचाती है, वैसे ही अंदर के इलेक्ट्रॉन बाहर के इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस द्वारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रही है उससे बचाते हैं। हम लोग अरे ये कैसे होता है, चेक करते हैं भाई। तो ये रहा मेरा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज क्या है? पॉजिटिव। सपोज ये मेरा फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सपोज ये मेरा सेकेंड शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर 8 हो सकते हैं। 8 हो सकते, कितने हैं छोड़ो, कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 हो सकते हैं। अब बोलोगे ठीक है मान लिया। अब आता है मजा। सपोज मैं थर्ड एक और शेल बनाता हूं और इस थर्ड शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन डालता हूं। कितने? तो 2 8 2, मतलब बेसिकली मैंने मैग्नीशियम बनाया। बोलो हाँ कि ना? इसके न्यूक्लियस में 12 प्रोटॉन है, मतलब 12 प्लस चार्ज है। मैग्नीशियम का नंबर 12 है, 12 इलेक्ट्रॉन 12 प्रोटॉन। अब हो क्या रहा है कि ये जो न्यूक्लियस है ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश पूरी तरह से कर रहा है, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव है। पर ये जो है ना S, ये जो 1 है 1 का S और 2S और 2P, ये तीनों ऑर्बिटल, ध्यान से सुनना, क्या तीनों ऑर्बिटल नहीं, सॉरी तीनों सबशेल। फर्स्ट का S सबशेल, सेकंड का S और सेकंड का P, ये 3 सबशेल मिलकर इन बाहर के 2 इलेक्ट्रॉन्स को शील्डिंग यानी कि स्क्रीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लाइक एन अम्ब्रेला ट्राइज टू प्रोवाइड यू प्रोटेक्शन अगेंस्ट द सन। क्या वो कंप्लीटली कवर कर लेता है आपको अम्ब्रेला? मैंने अम्ब्रेला बोला, रेनकोट थोड़ी बोला। थोड़ी बहुत बूंदे, थोड़ी बहुत धूप तो लगेगी। वैसे ही ये जो S, ये जो 1S और 2S और 2P है ना, वो कवर करने की कोशिश तो करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत अट्रैक्शन तो होगा ना। अगर कंप्लीट बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या होते? ये बाहर चले जाते हैं। हाँ, बट ऐसा होता नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियसली बैठे बैठे चले गए, नहीं भाई। तो इसका मतलब कि वो स्क्रीनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट, और थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन रहता है अभी भी, है कि नहीं? और अगर वो लोग बिल्कुल स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं प्रोवाइड कर पाए तो इलेक्ट्रॉन एकदम खींच के न्यूक्लियस तक आ जाएगा। तो एकदम परफेक्ट बैलेंस बनाए रखा उन्होंने। बात समझ में आ रही है?
जो सबसे नजदीक है, बहुत अच्छा सवाल, जो सबसे नजदीक है न्यूक्लियस से, कौन है सबसे नजदीक? 1s, उनको कोई शील्ड नहीं कर रहा, उनको कोई शील्ड नहीं कर रहा, वो खुद ही कैपेबल है अपने आप को स्टेबलाइज करने के। शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग कैपेबिलिटी बोल सकते हो, द एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू शील्ड समथिंग is actually maximum for S, then for P, then for D and then for S. S subshell has maximum, क्योंकि वो पूरा स्फीयर है ना, वो पूरा कवर कर रहा है, समझे? तो वो अच्छी शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो S की शील्डिंग बेस्ट है, फिर P, फिर D, फिर F। ठीक बात, सही है। तो shielding of the outer electrons are provided by the inner electrons and the net positive charge that is effect। अच्छा, तो यहाँ पर ओवरऑल ये जो नेट पॉजिटिव चार्ज ये फील करेगा, that will be called as effective nuclear charge or we call it Z effective। now हाँ, शील्डिंग के बाद मतलब शील्डिंग का हटा के, जैसे अभी यहाँ पे 12 प्रोटॉन इन 2 इलेक्ट्रॉन को खींचने के ट्राई कर रहे थे, बस ये 10 इलेक्ट्रॉन उसके अगेंस्ट खड़े, समझे बात? तो 12 - 10 मतलब वो 2 प्रोटॉन का ही इफेक्ट उसको एक्चुअली लग रहा है। ठीक, हाँ। अच्छा, इसके लिए एक इक्वेशन भी दिया जाता है, इसके लिए एक इक्वेशन दिया जाता है कि Z इफेक्टिव इज एक्चुअली Z माइनस सिग्मा, where सिग्मा इज कॉल्ड एज द स्क्रीनिंग कांस्टेंट। क्या कहा जाता है? स्क्रीनिंग और शील्डिंग कांस्टेंट, ऐसा कहा जाता है। सिग्मा डिनोट्स दैट। डिस्पाइट द शील्डिंग इफेक्ट, मैंने अभी ये क्लियरली कहा कि शील्डिंग इफेक्ट होने के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि पूरा का पूरा ही शील्ड हो गया और बिल्कुल फोर्स नहीं लग रही, ऐसा तो नहीं है। सो डिस्पाइट दिस शील्डिंग there is some amount of force and that force goes on increases as nuclear charge increases। आप बोलोगे सर ये थोड़ा सा बाउंसर गया, ये सेंटेंस थोड़ा सा बाउंसर जाता है, तो समझाता हूँ। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, ऐसे करते करते मैं क्लोरीन 17 तक आता हूँ। अच्छा, सोडियम वॉज 281, मैग्नीशियम वॉज 282, तो सबके पास 2 और 8 तो कॉमन है ना, तो शील्डिंग कौन प्रोवाइड कर रहा था? 2 और 8, ये शील्डिंग है, ये शील्डिंग है, ये शील्डिंग है, तो सबकी शील्डिंग सेम। बोलोगे हाँ भाई, सबकी शील्डिंग सेम, पर यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर 2, यहां पर 3, यहाँ पर 7, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते 7 पे आ गए। एट द सेम टाइम इसके पास 11 प्रोटॉन थे, इसके पास 12 प्रोटॉन थे, इसके पास 13 प्रोटॉन थे, इसके पास 17 प्रोटॉन थे। तो ओवरऑल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे लेफ्ट टू राइट, Z इफेक्टिव भी बढ़ते रहेगा अलोंग द एग्जैक्टली, इसीलिए वो साइज को छोटा कर देगा। जितना ज़्यादा Z इफेक्टिव, कीपिंग द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, जितना ज़्यादा Z इफेक्ट, और स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट कैसे होगा? अलोंग द पीरियड, यानी अलोंग द रो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट होगा। इन अ गिवन रो स्क्रीनिंग इफेक्ट विल बी कांस्टेंट। तो जैसे 3rd रो के लिए सबका सेम होगा, 4th रो के लिए सबका सेम होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। Yes, but that problem will solve as I mentioned today, that we'll get rid of that issue of time wasting, with the theory. Energy of attraction, basically the force of attraction between the nucleus and electron decreases with increase of atomic number. Now,
both the attractive and repulsive forces वगैरह वगैरह. Again, this part only read. This paragraph you can just read and don't ignore it. When I write read, मैं यहाँ पे लिखता हूँ read, मतलब actually please spend 5 minutes and read it. You might come across a couple of lines that may be asked directly in the MCQ questions. ये मैं read इसलिए लिख रहा हूँ बिकॉज इसमें जो भी लिखा हुआ है अजीमुथल क्वांटम नंबर और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में, ये मैं पूरी तरह से वैसे भी डिस्कस कर चुका हूँ. वो बोलता है लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल. व्हाट इज n प्लस एल? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्लस अजीमुथल क्वांटम नंबर. तो प्रिंसिपल प्लस अजीमुथल का जो वैल्यू है वो कॉम्बिनेशन जितना छोटा होगा उतना कम उसका एनर्जी होगा, उतना कम उसका एनर्जी होगा. ठीक है, तो लेट्स से एक एग्जांपल देख लेते हैं. जैसे मैं कहूँ 4p, तो 4 मतलब n का वैल्यू 4 और p है मतलब l का वैल्यू 0 1 1, मतलब टोटल हुआ 5, बराबर. और मैं बोलूँ 3d, ठीक है, तो n का वैल्यू 3 और d है मतलब l का वैल्यू 0 1 2 2, तो टोटल हुआ 5. तो यहाँ पर टोटल दोनों का हुआ सेम, बोलो हाँ कि ना? टोटल हुआ सेम. तो जिसका n का वैल्यू कम है उसकी एनर्जी लोअर. इस पे हम लोगों ने ऑफ बो लिखा ना कि 3d हैज लोअर एनर्जी देन 4p. और अभी कंपेयर करके देख लो, s का समझ में आ जाएगा. 4s 4 प्लस 0 कितना 5, और 3d 3 प्लस 2 मतलब सॉरी 4 प्लस 0 मतलब 4 और 3 प्लस 2 मतलब 5. तो प्रूव हो गया ना 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s. करेक्ट. ऑफ वो में यही तो लिखते हैं अपन, समझा ना? क्लियर हुआ ये? 3d हैज हायर एनर्जी देन 4s. तो ये जो बोल्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है जो मैंने मार्क किया काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं. ठीक है, सो n प्लस एल रूल बोलते हैं इसको. ऑलरेडी अरे ऑलरेडी n प्लस एल रूल. Energies of the orbitals in the given same subshell decrease with the increase in the atomic number. For example, energy of 2s of hydrogen is greater than 2s of lithium and that of lithium is greater than 2s of sodium. मतलब 2s सबशेल की एनर्जी सभी एटम्स के लिए सेम होगी ऐसा नहीं है. और ये तो हमको मालूम है यार, एनर्जी डिपेंड्स ऑन z स्क्वायर बाय n स्क्वायर. ये तो पहले किया है, तो मालूम ही है ना, इसमें क्या है. वो फिर से घूम फिर के वो सेम चीज बता रहे, इसीलिए चैप्टर लंबा लगता है. वो एक ही चीज को अलग अलग तरीके से वापस बताते हैं. फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एटम इज द इजीएस्ट थिंग, बिकॉज ये एक्चुअली पढ़ते पढ़ते आप लोगों ने बहुत बार ये सुना हुआ है, समझा हुआ है. ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा सा फास्ट कंप्लीट कर ले, हो जाएगा. देयर इज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, देयर इज ऑफ-बो प्रिंसिपल एंड देयर इज हंट्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी. क्या क्या है इन तीनों का मतलब जरा समझ लेते हैं. तो 4 क्वांटम नंबर कौन से थे? 4 क्वांटम नंबर थे प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक एंड स्पिन. तो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बड़ा आसान सा स्टेटमेंट है. वो बोलता है कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता. क्या बोलता है? कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता. आप और मैं दोनों 14th फ्लोर पे रह सकते हैं, ठीक है. आप और मैं एक ही फ्लैट में रह सकते हैं, ठीक है, बट एक रूम में नहीं रहेंगे. या एक रूम में भी रहे तो हमारी पर्सनालिटी मैच नहीं करेगी. आप पॉजिटिव स्पिन वाले रहोगे, मैं नेगेटिव स्पिन वाला रहूंगा. मतलब कि हमारा नंबर से फ्लैट नंबर सेम हो सकता है, रूम नंबर सेम हो सकता है, सब कुछ सेम हो सकता है, पर स्पिन या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो होना ही पड़ेगा. मतलब कहीं ना कहीं आके कुछ बदलाव तो कंपलसरी है, करना ही पड़ेगा. चारों कभी भी सेम नहीं हो सकते, पॉसिबल ही नहीं. अच्छा, ये तो पहला था पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. बट वी विल स्टार्ट द डिस्क्रिप्शन विद ऑफ-बो प्रिंसिपल फर्स्ट. द वर्ड ऑफ-बो, बहुत लोग इसको गलती से बोलते हैं कि ऑफ-बो नाम के साइंटिस्ट ने दिया था. टोटल नॉनसेंस. इट कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड विच मीन्स टू बिल्ड अप ग्रेजुअली, छोटे से बड़ा, उसको बोलते हैं ऑफ-बो. ठीक है, जैसे आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, इवन टीचर्स सेइंग दिस
हंड्स रूल किसने दिया था? हंड ने, है ना। पॉलीज प्रिंसिपल किसने दिया था? पॉली ने। तो ऑफबो प्रिंसिपल किसने दिया था? ऑफबो ने। अरे हाँ, ये ऐसा कुछ नहीं है भाई, ऑफबो का मतलब अलग होता है। वो बोलता है इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम्स द ऑर्बिटल्स आर फिल्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जीज। और द डायग्राम इज फेयरली सिंपल, जस्ट ड्रॉ 1s 2s 2p 3s 3p 3d वगैरह एंड जस्ट ये याद हो जाएगा, ये बहुत इजी है। जस्ट जज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स मूविंग फ्रॉम वन टू अनदर। another simpler way of writing electronic configuration I'll tell you, ठीक है। once we discuss this I'll tell you the easiest way to write electronic configuration। आपको इनमें भी, इस झंझट में भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्रस्ट मी, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख पाओगे, ठीक है। तो ऑफबो प्रिंसिपल क्या बोलता है कि भाई लोअर टू हायर एनर्जी लेवल में जाने का, और कैसे उसको डिटरमिन करने का वो इंपॉर्टेंट है, बट मैं यहाँ पे आपको एक्सेप्शंस मार्क करवा रहा हूँ। 4s पहले भरता है, 3d बाद में भरता है। सेम वे 5s पहले भरता है, 4d बाद में भरता है। सेम वे 6s, फिर 4f, फिर 5d। समझे बात को? 6s, फिर 4f, फिर 5d, यानी कि द सिंप्लीफाइड वर्जन इज ns, फिर np, n-1d एंड n-2f, जो हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे आगे भी इन द चैप्टर्स ऑन ब्लॉक केमिस्ट्री। ये चार चीज आपको पता होनी चाहिए। S का मतलब लास्ट वाले शेल का S, लास्ट वाले शेल का P, सेकेंड लास्ट का D और थर्ड लास्ट का F। बोलो हाँ कि ना? मतलब 6s भर गया तो 4f भर सकता है, अलाउड है। हाँ, कि अगर 6 मेरा n है तो n-2 यानी कि 4f n-2f भर सकता है। दैट इज द आइडिया। सपोज वही 6s भर गया तो 5d भी भर सकता है, क्योंकि 6 और ये 6 को n मान लूं तो n-1d यानी कि 5d। बात क्लियर हुई? नहीं, पहले 4f बाद में 5d। चेक। ये बहुत एक कॉमन कंफ्यूजन है बच्चों का कि सर 6s के बाद 4f भरूं या 5d भरूं। चेक करते। तो अभी हमने जो रूल लगाया वो देख लेते हैं। इसके लिए n का वैल्यू क्या था? 6 और l का वैल्यू क्या था? 0। तो टोटल कितना था? 6 बराबर। इसके लिए n का वैल्यू क्या था? 5। d के लिए l का वैल्यू क्या है? अजीमुथल 0 1 2, क्या ये 7। इसके लिए 4 + 3 कितना है? 7। तो इसका और इसका वैल्यू सेम, बट इसका 4 छोटा है, तो पहले कौन सा भरेगा? हेंस प्रूव हो गया ना, टेंशन ही नहीं। सही है। कभी कभी ये सारी चीजें क्लियर होने के बाद ऐसा लगता है हाश अच्छा है, ऐसा मतलब पता चल गया, हाँ इसके पीछे ये लॉजिक था, अभी तक रटा हुआ था ना। तो कैसे प्रूव हुआ वो पता चले, बहुत अच्छा सुकून लगता है। हाँ करेक्ट, हाँ एक्चुअली दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू, है ना। ओके, नाउ ऑफबो प्रिंसिपल से पता चल गया लोअर टू हाई। अच्छा, बाय द वे ऑफबो प्रिंसिपल हर जगह एप्लीकेबल है। हम लोग नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी पढ़ेंगे या वैलेंस बॉन्ड थियरी पढ़ेंगे, या जब भी आगे उसमें भी और डिटेल्स पढ़ेंगे वहाँ पर ये तीनों जो रूल्स अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ऑफबो, हंड्स और पॉलीस, इनके कोई एक्सेप्शन नहीं है, इनके कोई एक्सेप्शन। ये हर जगह अप्लाई होंगे ही, मतलब एटलीस्ट हमारे सिलेबस में हम जितने भी लिखने वाले हैं। हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक आध कोई ऐसा एग्जांपल है जहाँ पर थोड़ा आपको माइनर फ्लक्चुएशंस मिलेगा, बट ओवरऑल यू कैन से with a great amount of certainty that yes, all these three principles will always be applicable in all cases. Pauli's exclusion principle.
अभी मैंने ऑलरेडी ये कह दिया, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन एटम कैन एवर हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है ये इन अ गिवन एटम। बच्चे मेरे पास बहुत ही फालतू सा सवाल लेके आते हैं कि सर 2s2, समझो 1s2 2s2, ये क्या है? बेरिलियम है ना, 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, और बोरॉन 1s2 2s2 2p1, 2s का सर, हाँ दोनों में 2s2 है, तो इसका और इसका कंपेयर कर। अरे भाई एक ही एटम का कंपैरिजन करना है, दो अलग अलग एटम के इलेक्ट्रॉन का कंपैरिजन नहीं करना है, समझे? तो ये तो ऐसा हो गया कि अच्छा तुम 14th फ्लोर पे 1402 में चल रहते हो, तो कोई और दूसरी बिल्डिंग में भी 14th फ्लोर पे 1402 में रहता होगा। ऐसा थोड़ी होता है, तुम एक ही बिल्डिंग में नहीं रह सकते हो ना, एक ही इसमें। दैट इज द आइडिया। सो ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स में एग्जिस्ट इन द गिवन ऑर्बिटल। इसका मैंने एक बहुत ही प्यारा सा सिंपल सा आपको तरीका बताया था कि आप एटम को बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स मान लो, शेल को मान लो बिल्डिंग, सब शेल को मान लो फ्लैट, और ऑर्बिटल को मान लो रूम। जैसे इंसान रूम के अंदर मिलेगा वैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल के अंदर मिलेगा, बट यहाँ पर रूल यानी नियम ये है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जैसे मतलब समझो एक रूम में 2 लोगों से ज्यादा नहीं रह सकते, ऐसा सिंपल फंडा है। और इसी बेसिस पे हमने ये भी डिटरमिन किया, वो कैसे जज करेंगे, चेक करते हैं। हमने ये क्लियरली बोल दिया कि भाई S में एक ऑर्बिटल था, हमने बोल दिया S में एक ऑर्बिटल था, P में 3 ऑर्बिटल थे, D में 5 थे, ये बहुत बार रिपीट हो चुका, F में 7 है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब S में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन, P में टोटल 3 2 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन्स और F में 14, बराबर। अब देखो यहां पे कितना ये मस्त है कॉन्सेप्ट। हम लोग बोलते हैं फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2n² होते हैं ना, फर्स्ट शेल nth शेल के लिए 2n² होता है, बरोबर है ना। अच्छा हम ऐसा बोलते हैं 1 में सिर्फ s होता है, 2 में 2s और 2p होता है, 3 में 3s 3p 3d होता है, 4 में 4s 4p 4d होता है, और 4fp होता है, बरोबर ना। s की कैपेसिटी कितनी? 2, s की कितनी? 2, p की 6 2 6, d की कितनी? 10 2 6 10 14, टोटल करो 2, टोटल करो 8, टोटल करो 18, ऐड करते जाओ, टोटल करो 32। और इसी को उन्होंने आपको 2n² के फॉर्मूला से भी बताया, चेक करो। फॉर फर्स्ट शेल 2 × 1² 2, फॉर सेकेंड शेल 2 × 2² दैट इज 2 × 4 8, फॉर थर्ड शेल 2 × 3² दैट इज 2 × 9 18, and fourth shell. So I can just add it and prove rather than giving you the formula. And both cases it will come out to be the answer will be the same. सही है, एकदम क्लियर हो गया ये, कोई डाउट इसमें नहीं? ठीक है, बढ़िया। तो इससे आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की जो ये है ना प्रैक्टिस बहुत सही हो जाएगी, ये सारे लॉजिक अगर अपने को आते हैं तो। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिवन शेल ऑब्वियसली विल बी 2n², ये मैंने अभी हेंस प्रूफ भी करके बता दिया। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं भी लगाना है तो आप सीधा सीधा ऐड करके भी लिख सकते हो, आंसर आएगा सेम टू सेम। हंस रूल बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिलोंगिंग टू सेम सबशेल does not take place until each orbital has got at least one electron that is singly occupied with positive spin. शुरुआत में पॉजिटिव स्पिन एक सिंगल, मतलब अगर मुझे P4 लिखना है, P में 3 ऑर्बिटल होते हैं, P में 4 इलेक्ट्रॉन डालने थे मुझे, देख लो ध्यान से, मुझे ये पता है कि P सबशेल में हाँ, and the way I explain it is very simple. Electrons are like people, है ना, just like people want their space. हाँ, just like people want their space, electrons also want their space. Why not? तो अगर 4 लोग हैं, अगर 4 लोग हैं और 3 कमरे हैं और ऐसे अंदर भेजा लोगों को,
तो सबसे पहले तो एक आदमी जाके एक कमरा ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर दूसरा कमरा ऑक्यूपाई कर लेगा, फिर तीसरा कर लेगा, फिर जो चौथा वाला है उसको कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। ऐसी स्टुपिडिटी तो कभी नहीं देखने मिल रही है ना कि ये दो और एक रूम खाली छोड़ दिया, ऐसा तो नहीं होता, राइट? बस इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो फॉलोइंग द सिंपल लॉजिक, और इसी लॉजिक को हम लोग बोलते हैं हंट्स रूल। ठीक है भाई, there are 3p, 5d and 7f orbitals. Therefore, p, d and f orbitals will have starting of pairing with 4th, 6th and 8th electron. Very simple statement, obviously. चौथा इलेक्ट्रॉन उसका पहला पेयर बनेगा, छठा इलेक्ट्रॉन d का पहला पेयरिंग बनेगा और आठवां इलेक्ट्रॉन f का पहला पेयरिंग बनेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सबसे आसान चीज़ है बेस्ड ऑन दीज आइडियाज़। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, लास्ट का ये जो पूरा पेज है जो अभी मैंने कहा वही उन्होंने वापस रिपीट किया है, बट एज आई सेड आई विल मेक इट मच मोर सिंपल फॉर यू। सी लुक हियर, सपोज दे आस्क यू कि कैल्शियम का नंबर 20 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है? तो यू जस्ट रिमेंबर 2 टिप्स दैट आई एम गिविंग यू, जस्ट सिंपल 2 टिप्स टू राइट इजी। ये 3 रूल तो समझ में आ गए, ऑफ बो प्रिंसिपल, हंट्स रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गए। टिप क्या है? आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं रह सकते। आउटर मोस्ट में मैक्सिमम 8, तो अब लोग हाँ इसमें नया क्या है, बरोबर तो है, मतलब लास्ट, आउटर मोस्ट बोले तो लास्ट शेल में, बरोबर। सेकेंड लास्ट शेल में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। सेकेंड लास्ट शेल में मैक्सिमम कितने रह सकते हैं? अब भले वो सेकेंड लास्ट वाला शेल आपका 4th शेल क्यों ना हो, ये सवाल, ये बिकॉज बच्चों के दिमाग में आता है, सर 4th शेल में तो 32 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, बरोबर है, पर वो 4th वाला यदि सेकेंड लास्ट हुआ तो उसमें 18 से ज्यादा नहीं रह सकते। समझे कि नहीं समझे? और अगर 4th वाला लास्ट हुआ तो भी 8 ही हो सकते हैं, भले वो 4th नंबर पे। तो मैथमेटिकल फॉर्मूला के हिसाब से उसकी कैपेसिटी 32 थी, बट बिकॉज वो लास्ट है तो अब उसकी कैपेसिटी कम होकर कितनी हो गई? 8। ये बात समझ में आई? ओके, अब जाते हैं हम लोग हमारे लॉजिक पे। 2, 8, अब 20 है, ध्यान देना 20 है। अब मुझे ये जज करना है कि मैं 3 शेल लिखूं, 4 शेल लिखूं। सपोज मुझे कोई आइडिया नहीं, वैसे आपको तो पता ही है कि कैल्शियम बिलोंग्स टू द 4th रो ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ये तो सबको मालूम है। अगर नहीं पता, सपोज लेट्स से आई एम अज्यूमिंग कि एक ऐसा कोई स्टूडेंट है या मैं ऐसा स्टूडेंट हूं जिसको नहीं पता और मैंने गलती से ऐसा लिख दिया 2 और 8 और 10, ये अलाउड है क्या? ये देखो लास्ट शेल में 8, तो ये तो रॉन्ग हो गया। अच्छा, तो लास्ट में 8 होने चाहिए, तो 10 तो नहीं लिख सकता। तो वो 10 को डिस्ट्रीब्यूट करने का एक ही तरीका है मेरे पास, 8 and 2, बस करेक्ट आ गई कॉन्फ़िगरेशन। इजी है ना? और कॉन्फ़िगरेशन लिखते वक्त और मजा है, फर्स्ट में सिर्फ S होता है, सेकेंड में S और P होता है, थर्ड में S, P और D होता है, और फोर्थ में S होता है। नहीं, सीक्वेंस लिखते वक्त, ये अच्छा सवाल आपने पूछ लिया, सीक्वेंस लिखते वक्त आपको चेंज नहीं करना है। वो ऑफ-बो प्रिंसिपल बोलता है कि हाँ 4S में पहले फिल कर, बट लिखते वक्त तो आपको एक्सप्रेशन पहले 3D ऐसे ही लिखना पड़ेगा सीक्वेंस में। ध्यान से देख लो। नाउ आई विल टेल यू द इजीएस्ट वे टू राइट, इजीएस्ट वे। ऑफ-बो में वो पूरा ऐसा कर्व्ड डायग्राम है ना, वो देखने में लगता है आसान, बट बनाते वक्त बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो आसान तरीका बताता हूँ, ये 2 ले लो, S की कैपेसिटी 2, खत्म, हटा दो। ये 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसको दो, 6 इसको दो, खत्म करो। थर्ड में 8 इलेक्ट्रॉन डालने थे, 2 इसको दो, 6 इसको दो। फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन डालने थे, 2 इसको दो, यहाँ पे 0 आ गया, कॉन्फ़िगरेशन रेडी। सिंपल है ना? सपोज कोई बड़ा वाला है, आयन 26, अगेन फंडामेंटल आइडिया, 2,
8। टेक्निकली थर्ड वाले में 18 आना चाहिए, टेक्निकली थर्ड वाले में फॉर्मूला के हिसाब से 18 कैपेसिटी होनी चाहिए, पर मैंने मेरा एक रूल ऑलरेडी लिख दिया। क्या रूल लिखा? ये वाला, आउटर मोस्ट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकते। हाँ जी बोलो। तो आउटर में उसमें 8 से ज्यादा नहीं हो सकते, तो 26 में से 2 और 8 10 निकाल दिए, तो 16 तो मैं लिख नहीं सकता, तो 16 को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा इजीएस्ट वे 14 and 2, सिंपल। हाँ 14 and 2। अच्छा फंडे सेम, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4 है तो मैंने 4 लिखे। अच्छा 4s है तो 4p 4d भी एग्जिस्ट करेगा, उसको भरना नहीं है, वो अलग बात है। अच्छा 1s 2 ये तो इसका ये बेस्ट तरीका है कंफ्यूजन ना करने का। ये 8 है मतलब इसको 2 और 6, ये 14 है, ध्यान से देखना 14, तो 2 6 2 और 6 8 और 14 मतलब कि 6, समझे? और 4s 2 खत्म, तो 3d 6 3d 6। फीको को मतलब कोबाल्ट, फीको 2 8 अरे 2 8 15 2 बराबर। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मार रहा हूं। ट्वेंटी तक तो सेम है। अब ये 2 ये है यहाँ पे, और ये जो 15 है तो 2 और 6 और 7 है ना, 3d7। लास्ट का इलेक्ट्रॉन 3d7 में गया, तो इसलिए डी ब्लॉक का एलिमेंट है, ये भी प्रूव हो गया। साइमल्टेनियसली ये भी प्रूव हो गया कि हाँ ये डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, बरोबर है। निकल 2 8 16 2 अरे हाँ अब निकल 2 8 16 2 3d8 आएगा। Now here's the shortcut for writing. Here's the shortcut for writing. You don't even need to write the entire configuration. Check. Nickel 28 3d8, cobalt 27 3d7, iron 26 3d6। एग्जैक्टली, बिकॉज 4s2 तक तो कांस्टेंट रहेगा ना 3d सीरीज में, तो 3d सीरीज को हम लोग याद कर लेंगे। अभी तो ऑब्वियसली मैंने आपको अभी डी ब्लॉक पढ़ाया नहीं है, पर डी ब्लॉक पढ़ाऊंगा तो 3d सीरीज ऐसे 5 मिनट में चुटकी में याद हो जाएगी विद द कॉन्फ़िगरेशंस, सो यू विल नॉट हैव एनी ट्रबल। द ओनली थिंग दैट स्टूडेंट्स आर फियरफुल ऑफ कि सर हमको एमसीक्यू में बड़े नंबर का कॉन्फ़िगरेशन पूछ लिया। कितना बड़ा पूछेंगे तुमको? बड़े से बड़ा कितना पूछेंगे? 85 90 95 और उससे बड़ा कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे क्या? तो चलो करके देखते हैं। हमको रेडॉन पूछ लिया, रेडॉन 86, रेडॉन इज 86 ना, चेक। रेडॉन इज 86 ना, इनर्ट गैस रेडॉन, नहीं 86 बरोबर, रेडॉन इज 86। अब सवाल है कि ये 86 को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 8 18 32 काउंट करो, 32 प्लस 18 50 प्लस 8 58 प्लस 2 60, कितना बचा? 26 भरना है। 18 8। क्या मेरे सारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं? अभी भी मेरे एक भी रूल ब्रेक नहीं हुआ, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 18, फोर्थ शेल में 32, सेकंड लास्ट में 18 नहीं हो सकते, 18 से ज़्यादा नहीं हो सकते, बरोबर। लास्ट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते। चेक करो टोटल आ रहा है 86 बरोबर, हाँ कि ना, चेक कर लो।
आ रहा है, परफेक्ट। कितना इजी है। बच्चे सोचते हैं ये रट्टा मार के जाना है। अरे क्यों रट्टा मार के जाना है, मैंने तो सिर्फ रूल्स अप्लाई किए। 2n² का मैंने यहाँ तक रूल अप्लाई कर दिया पहले, और यहाँ पे मेरे जो 2 टिप्स मैंने लिखे थे मैंने उनको अप्लाई कर दिया। ये देखो मैंने यहाँ पे टिप लिखे, लास्ट में 8 और सेकंड लास्ट में 18। बस। पब्लिक गलती कहाँ करती है, बच्चे गलती कहाँ करते हैं, सर 2, 8, 18, 32 यहाँ पे तो 50 की लिमिट होनी चाहिए। अरे गधे, 50 की लिमिट है तो तू कैसे लिखेगा, तो 18 और ये क्या 26 लिखेगा क्या आउटर मोस्ट में, 18 और 8 नहीं लिखेगा ना, पॉसिबल ही नहीं है। समझा? ओके। सो 2, 8, 18, 32, 18, 8 ये कन्विंसिंगली क्लियर है। इसमें कोई, तो इसमें मेरे को ऑफ बो ये सब नाटक कुछ बनाने का जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। कितने शेल है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फटाफट बना लो। 5s, 5p, 5d, 5f, 6s, 6p, 6d, 6f होता है क्या, 6f तो होता ही नहीं है क्योंकि 8th रो नहीं है, 8th रो एग्जिस्ट नहीं करता, तो 6f एग्जिस्ट नहीं करता। 6d से ज्यादा आपको एग्जाम में पूछ भी नहीं सकते। ये तो क्लियर हो गया। ठीक है। अच्छा, 7s। हाँ, अब अभी अपने जजमेंट नहीं लगाएंगे अपन, सिंपल जो स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। ये इधर से कैंसिल करेंगे, 2 इधर लिखेंगे, 2 इधर, 8 इधर, 2 और 6 भरते जाएंगे, कोई कंफ्यूजन कोई मिस्टेक नहीं होगी। 18, 2, 6, 10, 32, 2, 6, 10, 40। कितना प्यारा है, वाह, है ना। अभी ये इसी में अगर पब्लिक जो बच्चे अगर बहुत ज्यादा दिमाग लगा के ऑफ बो लगाने जाते हैं ना, वो क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। ऑफ बो लगाने जाओगे ना, फिल करते वक्त ऑफ बो पढ़ लो, सीख लो, ठीक है। ये फिल करते हो कि आसान तरीका यूज करो ना। ऑफ बो लगाने जाओगे, अच्छा सर मैं इधर 2 भरूंगा, इधर 6 भरूंगा, फिर इधर भरूंगा, फिर इधर भरूंगा, फिर मैं 4p में 6 डालूंगा सर, फिर मैं इधर 2 डालूंगा, फिर मैं इधर 10 डालूंगा सर, फिर मैं इधर 2 डालूंगा, फिर मैं इधर 14 डालूंगा सर। अरे हुआ सेम ही ना, देखना यार, काय को ज्यादा ओवर कॉम्प्लिकेट करने की आदत है, नहीं करने का। अच्छा, ये 18, 2, 8, 10 और ये लास्ट का 8, 2 and 6, तो ये आउटर मोस्ट 6 में गया, तो ये पी ब्लॉक को बिलोंग करता है। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है, बाकी जो बच गया उसको इरेज कर दो, हटाओ इसको, चलो खत्म। इजी यार। 86 नंबर का भी आप कितने, मात्र 30 सेकंड में लिख सकते हो। अब इससे बड़ा तो पूछेंगे नहीं, या जैसा मैंने कहा 90, 92 कुछ भी पूछ ले आप लिख पाओगे, कोई चिंता की बात नहीं है। एग्जैक्टली, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जैसा मैंने कहा कि ये जो सारी चीजें मैंने यहां पर अभी समझाई, वही इस लास्ट के पैराग्राफ में दिया हुआ है। कॉपर और क्रोमियम को हम लोग डी ब्लॉक में काफी इन डेप्थ डिटेल में करने वाले हैं, बिकॉज वहां पे हमारे कॉन्सेप्ट जो है थोड़े से केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं, कि हाफ फिल्ड, पार्शियली फिल्ड, इनकम्प्लीटली फिल्ड, फुल कंप्लीटली फिल्ड, उनकी स्टेबिलिटी। यस, क्रोमियम क्या करता है, 3d5 बनाता है, कॉपर क्या है, 3d10 बनाता है। यस, तो वो ये यहाँ पे जो इन्होंने मेंशन किया है, कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड, इसको भी मैं आपको सिंप्लीफाइड वर्जन दे देता हूँ, लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड इज ऑलवेज मोर स्टेबल than half filled, which is more stable than incompletely filled. ठीक है, इसका मतलब क्या, कि सपोज मेरे को 3d10 है तो ये तो सबसे स्टेबल है, फिर 3d5 है, which is greater than और more, when I say greater than मतलब stability is greater than anything which is incomplete. Now this is the irony of the situation, जो बच्चे समझ नहीं पाते कई बार। 3d7 भी रहेगा तो वो इनकम्प्लीट ही है, मतलब वो भले 5 से ज्यादा भी है तो भी उसको इनकम्प्लीट ही गिना जाता है। हाफ फील्ड मतलब 5 से कम हो या ज्यादा वो मैटर नहीं करता, 5 से कम या ज्यादा वो मैटर नहीं करता, बट भले 3d7 क्यों ना हो,
बस वही फंडा है और उसी के बेसिस पे क्रोमियम का और कॉपर का हम लोग लिखते हैं, है ना। एंड जैसा मैंने कहा कि क्रोमियम और कॉपर को हम लोग काफ़ी इन डेप्थ डी ब्लॉक में वैसे भी डिस्कस करेंगे। उसके ऊपर तो बोर्ड एग्जाम में भी थियरी क्वेश्चन आता है, 3-3 मार्क का गिव रीजन आता है, और नीट में भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं उसके ऊपर, ठीक है।